अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सानिया अरसलान। जैसा कि पब्लिक ओपिनियन सिलसिला मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने आप जो आवाम है उनकी आरा और उनके जो भी जहन में सवालात थे उनके जवाबात देने के लिए शुरू किया था। तो इस सिलसिले में हमारे पास बहुत से ऐसे सारिफ हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इस कदर शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं और इसको पसंद करते हैं और अपनी फ़ीडबैक का इजहार करते हैं, अपनी जो राय है वो हमें देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवालात आए हैं जो कि हमसे हमारे ही नाज़रीन ने पूछे हैं। तो हम आज उन सवालात की बेसिस पे अपना ये आज का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल हमसे जो पूछा गया है वो कुलभूषण यादव के बारे में है। जब पाकिस्तान ने भारत को दूसरी कौंसलर रसाई की पेशकश की और जो भारत ने कबूल कर ली, अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, कौंसलर रसाई क्यों दे रहा है? अब मुझसे ये एक सारिफ है, उन्होंने कहा कि जी अरसलान खोकर जो कि हमारे इस वक्त तज्जिया कार हैं, आप उनसे हमें ये पूछ कर बताएं कि पाकिस्तान ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कौंसलर रसाई की बार बार पेशकश कर रहा है। अच्छा सानिया, बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे देखने वालों का भी जिन्होंने पजीराई की और जिन्होंने अब तक हमें सवालात के जवाब फेसबुक के थ्रू भेजे, दीगर मीडियम्स के ज़रिए भेजे गए। हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए और उसके बाद काफ़ी सारे सवाल मिले। कुलभूषण यादव का मैटर आपको याद होगा कि मैंने आज से कोई 2 या 3 एपिसोड्स पहले ये बता दिया था कि एक कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा, जिसको पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर किल किया। आज लोगों के जहनों में ये सवाल था कि क्यों दूसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश की और दे दी गई। कौंसलर रसाई गौरव अहलूवालिया जो कि भारतीय सफारत खाने से, उन्होंने जनाब आज मुलाकात की है, उनको नामालूम मकाम पर मुलाकात करवाई गई कुलभूषण यादव से। वो दफ्तर खारजा पहुँचे जहाँ से उन्हें नामालूम मकाम पर लेकर जाया गया। अब एक रिव्यू पटिशन थी जो कुलभूषण यादव की जानिब से 19 तारीख तक रहता था टाइम उसका। उस रिव्यू पटिशन पर कुलभूषण यादव ने एक पैंतरा खेला। उसने कहा जी मैं माफ़ी की दरख्वास्त दूंगा, रिव्यू पर बात नहीं करूँगा, मुझे माफ़ी दें और माफ़ी की दरख्वास्त दूंगा लेकिन रिव्यू पर नहीं। आर्मी चीफ के पास वो पड़ी हुई है अभी तक एप्लीकेशन भी। अब जो गेम खेला जा रहा था इंडिया की तरफ से वो ये था लोगों को बताने के लिए, ड्रामा घटिया गेम हमेशा इंडिया, वैसे उनकी सोच अब तो मोदी के बाद और ही अजीबो गरीब होगी, पूरी दुनिया देख रही है। वैसे ही वो टेररिस्ट माइंड के लोग हैं जो कश्मीर में कत्लेआम कर रहे हैं लोगों का। चाइना के साथ उन्होंने पंगा लिया तो फिर मार पड़ी, वो मार पड़ी कि उनकी वीडियोस देख देख के पूरी दुनिया हंस रही थी कि वो फौजी हैं बेचारे या साइकिल चलाने वाले हैं। अब जी कुलभूषण यादव की दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने है। 2 मामले हैं। हमारी वजारत खारजा पे मैं थोड़ा सा जाऊँगा, उससे पहले ये बता दूँ आज उनकी गौरव अहलूवालिया की दूसरी मुलाकात करवा दी गई कुलभूषण यादव से नामालूम मकाम पर, और वो साइन करवाने के लिए थी कि भाई आप अपनी पिटीशन साइन करें और जो प्रोसीजर है ICJ का, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने जैसा कहा गया था मिनोन अमल किया है, उस पर बहुत बड़ा कमाल किया है पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया को पैगाम दिया हम अमन पसंद लोग हैं। जबकि कुलभूषण यादव वॉज नॉट जस्ट अ स्पाई, कुलभूषण यादव इज़ अ टेररिस्ट। एक्चुअली वो टेररिस्ट फंडिंग कर रहा था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्तों में था, पाकिस्तान में धमाके कराने, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराने में मुलविस था। वो स्पाई नहीं था। इस खामख्याली से थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस मामले में मुझे लगता है कि वजारत खारजा का रोल थोड़ा सा पीछे की तरफ रहा, लोगों को ये बताने के लिए भारत क्या कर रहा है। भारत जब इंटरनेशनल फोरम पे जाता है तो वहाँ ये ड्रामेबाजी कर रहा है, रोना शुरू कर देता है। देखिए जी स्पाई है, 2 मुल्कों के दरमियान तो जासूसी हुआ ही करती है जिनके मामला थोड़े टेंस हो, जबकि वो स्पाई नहीं है। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। हमारे पास उसके सबूत, जीता जागता कुलभूषण यादव, उसका एतराफ़ी बयान, उसके सबूत और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं। ये मैं आपको बता दूं फैक्चुअल सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जहाँ जहाँ उससे दहशतगर्दी जिन जिन लोगों और जिस जिस तरीके से की, फंडिंग कैसे की और जैसे वो पकड़ा गया वो दुनिया जानती है कहाँ से कैसे पकड़ा गया। बलूचिस्तान में तबाही के मंसूबे लेकर भारत सबसे ज़्यादा घुस रहा है हमारे मुल्क में, जिसमें नाकाम इंशाल्लाह रहा है और आगे भी रहेगा। ये एक पैंतरा खेला गया कुलभूषण यादव और इंडिया की जानिब से एक बार हम मुलाकात करवा चुके हैं उसकी बेगम और वालदा से, उसके बाद कौंसलर रसाई भी दे चुके हैं। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान कर चुका है। कोई पैंतरा नहीं भारत के पास कि इससे निकल जाए। अब जो अपील करनी है वो उसको करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो कोई भी आदमी पड़ा रहेगा। लेकिन हमने अपना काम कर दिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से उस पर मिनवान अमल कर दिया है। ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर हमें परेशान होने की ज़रूरत हो। हाँ, इस वक्त जो प्ले करने का रोल है वो है वजारत खारजा का। दुनिया को बताएं कि जासूसी और टेररिज्म अलग अलग नहीं है। वो एक टेररिस्ट जासूस है इंडिया का और रॉ के लिए काम करता है, जो कि वैसी टेररिस्ट
इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इस वक्त चाइना समेत इस पूरे खित्ते में अफगानिस्तान में बेड़ा गर्क कर रही है, वो अफगानिस्तान का अब तो अफगानियों को भी समझ आने लगी है, बांग्लादेशियों को अब समझ आई है, बांग्लादेशी अब दूर होते जा रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रही है कि भारत ने उनके साथ क्या किया है, पहले उन्हें भी समझ नहीं आती थी। पाकिस्तान में वो कर रही है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, इसको बैन होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा। अच्छा अरसलान, आज का जो दूसरा सवाल हमसे एक और हमारे सारे फैन जो हमारा प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से देखते हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो हुकूमत और करप्शन से रिलेटेड है। मतलब जहाँ जहाँ हुकूमत का जिक्र आता है वहाँ करप्शन का तो जिक्र बहुत ज़रूरी है, हमेशा आता है, ये तो बरसों से चला आ रहा है, जहाँ जहाँ हुकूमत वहाँ करप्ट हुकूमत। तो उन्होंने कहा ये जो गवर्नमेंट है इसमें सारे करप्ट जमा है, ऐसा कहना बिलावल भुट्टो का भी सामने आया था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारी ये जो सिलेक्टेड, इस हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता है, हमारी ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसने सारे करप्ट अपने इर्द गिर्द जमा कर रखे हैं। जैसे चीनी माफिया, चीनी के जो बहरान हुआ था उस पर, और पेट्रोल के आटा बहरान, पेट्रोल बहरान, और ये जो सारे माफियाज हैं इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हैं। अब ऐसा कहना है हमारे एक सारिफ का कि आप वैसे तो बड़ी पुरानी हुकूमत पे तनकीद करते थे, तो अब आपको क्या हुआ? तब्दीली का नारा लगा के आपने हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया? अच्छा जी, बहुत सारे मामलात जिसका जिक्र मैं शुरू करूँ, आपने पेट्रोल की बात की, मैं एक और चीज़ का जिक्र शुरू करता हूँ। F-17 इस्लामाबाद का एक इलाका है, एक सेक्टर है, वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर ज़रा आगे जाता हूँ। वहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट बनवा F-17 सेक्टर की अपनी आवाम ने कि वहाँ की सहूलत के लिए रेलवे हुकाम कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने कह दिया जी आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कर लें। उन्होंने 5 साल की तनख्वाहें 60 लाख के करीब जमा कर दी और 2 करोड़ से ऊपर के पैसे जमा करके दे दिए गवर्नमेंट को। दे चुके 2 साल पहले ये बन चुका रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट, लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुआ, रेलवे ने कोई अमला वहाँ पर तफवीज़ नहीं किया। और जब ये बात शेख रशीद साहब तक पहुँची कि जी आपके अफसरान और रेलवे की माफिया जो है वो तंग कर रही है, लोगों के पैसे गए हुए और लोग जो हैं अपने पैसे खर्चने के बावजूद वहाँ पर उस पॉइंट को ऑपरेशनल नहीं करवा पा रहे, तो आप हमारी ये सुनवाई करें, कुछ मेहरबानी करें। शेख रशीद साहब जो कि अवामी आदमी, अवाम की बात करते हैं, इतना दुख हुआ उन्हें अवाम का कि उन्होंने कह दिया अच्छा देखते हैं इसको, अभी तो मैं थोड़ा सी मसरूफ़ हूँ, मैं देखता हूँ, मैं इसको फ़ौरन करूँगा। करते 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 वक्त गुजर गया, आज का दिन आ गया, किसी ने कुछ किया नहीं, ना वहाँ पर वो ऑपरेशनल हुआ, ना शेख रशीद साहब उनकी बात सुनने पर राज़ी। वो बेचारे वफाकी मुअत्सिब, और वफाकी मुअत्सिब ने भी ये ऑर्डर पास कर दिया कि भाई लोगों ने पैसे दिए हैं, अपने पैसे ज़ाती अपना माल खर्च किया है, ऑपरेशनल करें फ़ौरन इसको। नहीं सुना, वो चले गए सदर मुमलिकत के पास अपनी अपील लेकर रोते हुए। सदर मुमलिकत ने भी अवाम का साथ दिया, बहुत अच्छा फैसला, उन्होंने भी कह दिया इसको ऑपरेशनल करें, अवामी मफाद का मामला है। लेकिन ना जी, शेख रशीद साहब और रेलवे हुकाम ने क्या कमाल का काम किया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारियां कर रहे हैं इसको लेकर, यानी अवाम के अगेंस्ट वफाकी मुअत्सिब और सदर के फैसले के अगेंस्ट। यहाँ से शुरू हुई ये कहानी, शेख रशीद साहब कितने सो रहे हैं और गवर्नमेंट कितनी सो रही है। बल्दियाती इलेक्शन ना करवाना बहुत बड़ी गलती थी, सियासी गलती करार दे दिया फवाद चौधरी। अब आए पेट्रोल पर, इस पर भी कुछ बोले लोग। फिर आए सलामती कौंसिल की उस सीट पर जहाँ से मामला शुरू हुआ था, जो भारत को गैर मुस्तकिल रुकन बनवा दिया, शेर मज़ारी उस पर बोली। हुकूमत का मामला क्या है मैं आपको आज बताऊँ। पेट्रोल माफिया, शुगर माफिया, ठीक है आप सही कह रही हैं कि शुगर माफिया से रिलेटेड जो लोग थे वो खुद हुकूमत की बेंचेस में, उनके सिर्फ कलमदान तब्दील कर दिए गए। खुसरो बख्तियार की भी बात कर रहा हूँ, एक के ऊपर नजला गिराया गया, जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए हैं, जहांगीर तरीन साहब का भी इसमें नाम है। लेकिन ये सोचने की बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लोग तो कल्परेट कैसे हैं। ये जो फैसला होता है शुगर के हवाले से, सब्सिडीज़ के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में, ये होता है ECC में। और वो जो राब्ता कमेटी होती है ECC, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो ये फैसला करती है। वज़ीर आज़म के साइन के बगैर ये हो नहीं सकता, आपके मुशीर ख़जाना के बगैर ये हो नहीं सकता। कोर्ट में केस चल रहा है पेट्रोल के हवाले से भी, शुगर के हवाले से भी, अब ये केसेस वहाँ भी चलना शुरू हो गए। जजेस ये कह रहे हैं कि ये नॉन इलेक्टेड लोग क्यों नज़र आ रहे हैं हमें, इलेक्टेड लोगों का क्या कसूर है जो जीत कर आए हैं अपनी सीट्स पर, वो क्यों नहीं दिख रहे वज़ीर आज़म की टीम में। ये बिल्कुल जायज़ बात है। अहमद अदर साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देना होगा, जो ख़राब इदारे हैं उनको ठीक करना हो, कैसे ठीक करना होगा। आपके अपने वज़ीर के बयान से इतना बड़ा नुकसान पहुँचा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 34 पायलट्स को इन्होंने नोटिस भेजे थे, उनमें से भी बाकी पायलट्स के जवाब आ गए और बहुत सारा मामला बन गया, उसमें से भी 34 को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि
आपके सिस्टम में जहाँ खराबी है वो प्रॉब्लम है। आपने उन्हें लाइसेंस दी, उन्हें लाइसेंस लिए हैं आपके पाकिस्तान से लिए हैं, एविएशन अथॉरिटी से लिए हैं, कैसे आप कर सकते हैं उनसे मुंह मोड़ सकते हैं, अपनी राय जुदा कर सकते हैं। इस 34 लोगों का मलबा पूरी दुनिया पे गिराया, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स को बैन कर दिया, PIA को बैन कर दिया। PIA को बैन करने का खदशा ये हुआ कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान का खदशा PIA ने खुद जाहिर कर दिया है। और आप सोचें कि 190+ अरब रुपए कमाने की PIA बात कर रही थी, अब 100 अरब का उन्होंने नुकसान का खदशा जाहिर किया। क्या बनेगा इस इदारे का? स्टील मिल के आप मुलाजमीन निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने उस पर भी कह दिया कि उनके कुछ मामला थे, उसका केस चल रहा था, उसमें भी कह दिया कि आप इस तरह करेंगे तो आपको तो 20 अरब रुपए से ज़ायद का मामला पड़ जाएगा। अच्छा एहसान, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ। जब तहरीक इंसाफ का ये जो इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शंस 2018 के, तो तब एक बड़ा गाना इनका चला था, साफ चली शफाफ चली। अच्छा, अब इस हुकूमत में मुझे शफाफियत को कहीं नहीं नज़र आ रही। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, करप्शन के मामला आपको सामने इस तरह नहीं दिखेंगे, लेकिन गवर्नेंस के मामला हैं। मैं आपको फिर क्लियर करूँ, बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस के इशू है। आपकी BRT पेशावर का मेट्रो बस मंसूबा, जिसे मैं कहता हूँ BRT है, वो मेट्रो बस मंसूबा वो नहीं चल रहा। उस पर पैसे 71 अरब रुपये खर्च हो गए, खड्डे पड़े हुए, नहीं चल रहा, ऑपरेशनल नहीं हुआ, वो भी चला गया अदालत में। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अपने मसाइल सामने आ गए, बहुत मसला हो गया। पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार साहब के मसाइल सामने आ गए। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में इसलिए बार बार ये अफवाहें तेज़ी से गर्दिश करती है क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। इस गवर्नमेंट का मसला क्या है? अच्छा अरसलान, यहाँ पे मैं आपकी दोबारा बात काट रही हूँ। उस्मान बुज़दार के बारे में तो और भी बहुत सारी खबरें हैं जो सुनने में आ रही हैं। कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ठाए। तो उस्मान बुज़दार साहब की जो कुर्बतें हैं वो नून लीग अरकान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। चंद अरकान है, उसमें एक पीपल्स पार्टी के भी हैं। उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उनमें से एक ने इशाइया भी दिया। उस इशाइया में सिर्फ 4-5 लोग गए, वो भी देख लिया और नून लीग ने उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। मामला ये चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने राब्ते नून लीग से भी ख़त्म नहीं करेंगे और गवर्नमेंट से भी ख़त्म नहीं करेंगे, यानी राहें जुदा नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब यहाँ है नहीं, शहबाज शरीफ साहब बैकफुट पर है। मरीम नवाज साहिबा के साथ ये मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ, जो वर्कर सपोर्ट है वो शायद मरीम नवाज की तरफ ज़्यादा देख रही है। नून लीग अपने मसाइल लीडरशिप के फुकदान में फंसी हुई है। इस वक्त जो गवर्नमेंट आपको दिख रही है वो पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI है। अभी PTI वर्सेस नून लीग नहीं है क्योंकि उनके अपने मसाइल बहुत। बिलावल भुट्टो जा रहे भी होते हैं, बैकफुट पे भी जाते हैं, BDM बात भी करते हैं, साथ चलने का भी कहते हैं, इंडिया भी देते हैं जी पूरी करे गवर्नमेंट अपनी टेन्योर। लेकिन जहाँ पर फिर सिंध के मसाइल बढ़ते हैं, वहाँ पर PTI कुछ अपना मामला आगे लेकर जाती है, वहाँ पर फिर वो रिएक्शन देते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम है गवर्नेंस की, कोई मसला नहीं है। PTI को सबसे ज़्यादा ख़तरा परफॉर्मेंस से है और PTI से है। इन अरकान का सरदार उस्मान बुज़दार से मिल लेना आम आवाम के लिए कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। सिर्फ PTI के चंद नंबर गेम की बात है, कोई फ़ायदा नहीं है आम आवाम को। आम आवाम का मसला वहीं का वहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जो मैं आपको बता रहा था, वो जो F-17 वाला मैं बात कर रहा था, उस F-17 के जो रेलवे पॉइंट था, क्रॉसिंग पॉइंट, उससे 5 किलोमीटर आगे जाकर रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट पंजाब हुकूमत के 85 लाख रुपए से बना दिया गया। पंजाब हुकूमत के फंड के 85 लाख रुपए लेकर किसने बनवाया? गुज़ारे रेलवे। क्यों बनवाया? उसके अपोजिट साइड पर रेलवे मिनिस्टर साहब का फार्म हाउस है। ये वही जगह है, थोड़ा सा आगे जाएँ तो फतेह जंग वाली रोड पर, जहाँ पर लोग ये जो रेशम के कीड़े होते हैं वो पालते हैं, फिर वो रेशम की एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पर ये ऑपरेशनल हो गया है। तो उससे 5 किलोमीटर पहले वाला ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो आप सोचें कि कितनी बैड गवर्नेंस और कितने बड़े मामलात ये पल रहे हैं। फिर आप पेट्रोल बहरान देखें, कितना लंबा बहरान रहा, पूरा पाकिस्तान रोता रहा। अब तक नामों का तयन नहीं कर सकी ना गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, इस पर भी बड़ा एक मामला है, कुछ नहीं हो रहा। FBR के 4 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। भाषा डैम, दियामीर भाषा डैम का 4थी बार इफ्तिताह कर दिया वज़ीर आज़म ने जाकर। आप सोचें, पता नहीं कब काम शुरू होगा, कब पाकिस्तान में सस्ती बिजली आएगी, कब पाकिस्तान में वाफिल मिकदार में बिजली होगी। बिजली पाकिस्तान में एक ही दिन में तलब और रसद 0 होती है, उसी दिन कराची में 14 घंटे बिजली नहीं होती, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अब आपके इस्लामाबाद रावलपिंडी में बिजली जा रही है, आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर रही हैं, दिन भर बिजली जाती रहती है। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में जा रही है तो सोचें मुल्क भर में फिर क्या सूरत हाल होगी और कितनी जा रही होगी। जी अच्छा अरसलान, जैसे कि आपने पहले कहा कि फवाद चौधरी का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन ना करवाना हमारी बहुत बड़ी गलती है। उस पर मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि जो थे परवेज़ मुशर्रफ, उनका जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो कामयाब था। मतलब वो अपनी ही हुकूमत की गलतियां जो हैं वो आवाम को दिखा रहे हैं कि पहली बार नहीं है ये, मतलब वो गवर्नेंस पे क्वेश्चन तो उठा कर रहे हैं।
फवाद चौधरी में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन फवाद चौधरी साहब जहाँ बात बोलने की होती है ना, वह बोलते हैं, वो अपने इजलास में भी बोलते हैं, वो थोड़े से वाकई खफा भी हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ये खदशा है कि थोड़े दिन में शायद फवाद चौधरी साहब कोई और मामला में थोड़ी सख्ती दिखा दें। ऐसे ही नहीं है, ये बड़े मामला टेढ़े हो रहे हैं। असद उमर साहब सिर्फ बातें करते रहे, काम उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी भी वो गए हैं कराची, जाके उन्होंने कह दिया आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, मैं अपनी आवाम को खुशखबरी सुनाता हूँ। के इलेक्ट्रिक से बात हो गई है, उसी दिन सारी रात बिजली नहीं रही, उसके अगले दिन से वही 12-12 घंटे 8-8 घंटे बिजली जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई किसी की सुनने पे तैयार नहीं है। मसला है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, करप्शन नहीं है, प्रॉब्लम है पीटीआई गवर्नमेंट का। सबसे बड़ा दुश्मन पीटीआई गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस है, चाहे वो सूबाई हो या फिर फेडरल में हो। चूँकि ये इदारों पर ग्रिप खो रहे हैं, क्योंकि इदारों पर ग्रिप रख नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी को ये ट्रस्ट नहीं करते, और ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये चल नहीं सकते। और ब्यूरोक्रेसी अब इनके साथ थोड़ा चलने पर टेढ़ी हो रही है, मामला टेढ़े हो रहे हैं जी। अच्छा अरसलान, अब आप हमें कुछ खेलों के बारे में बताएं। दौरा इंग्लैंड कहाँ तक पहुँचा? दौरा इंग्लैंड की पहुंचा हुआ है, बस इंशाल्लाह 5 से मैचेस शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा मज़ेदार बात आपको बताऊं कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, कमाल ये हुआ, इंग्लैंड ने लो रेट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को, बिल्कुल ही ठंडी टीम समझ लिया, और वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट मैच हरा दिया। इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड की सरजमीन पे इंग्लिश टीम को, जो कि हालिया वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, उसको उन्होंने मैच हरा दिया। वो ओवर रेट कर गए, प्लेयर्स खेले नहीं, कुछ ने कहा जी कोरोना के डर है, कुछ ने कुछ कह दिया। अगला ही आप देख लें, अगले मैच का स्क्वाड उन्होंने 13 रुकनी अनाउंस कर दिया। जॉय रूट वापस आ गए, दीगर प्लेयर वापस आ गए, उन्होंने ठीक ठाक उनके मुश्किल हालात थे, उन्हें समझ आ गई है, अब वो भी डर गए हैं और उन्होंने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। अच्छा अरसलान, अब बात करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट की। द मोस्ट अवेटेड सीजन मनी हाइस्ट सीजन 5, इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर आउट हुई है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, और मेरा भी अपना बड़ा ख्वाहिश है कि मैं उसका सीज़न 5 देखूं। आपको तो पता ही, जैसे आपने बाकी 4 सीजन देखे। अच्छा जी, उसके डायरेक्टर और उनके राइटर से एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा खोल के कह दिया कि जी बस तैयारी रखें, अब प्रोडक्शन के मराइल में जा रहा है, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा वेट है कि अब जिस रॉबरी में, जिस हाइस में वो गए हुए, वहाँ से आखिरकार वो एग्जिट कैसे होंगे, बाहर कैसे आएंगे। और अब पूरी स्टोरी का जो लबे लुबाब है वो उस एक करेक्टर लिस्बन पर है, जो कि गुज़िश्ता इंस्पेक्टर थी, वो अब चली गई हैं उस इमारत के अंदर जहाँ पर वो रॉबरी हो रही है, वो हाइस्ट हो रही है, और वो बाहर कैसे आना है, वो एक बड़ा क्लासिक प्लान के साथ आने वाले हैं बाहर। ये भी आपको बता दूँ, बड़ा क्लासिक प्लान होगा जो सीजन 5 है, वो बहुत कुछ आप थोड़ा सस्पेंस लेने दें, क्योंकि कुछ आप जैसे ही दीवाने हैं मनी हाइस्ट के, तो उनके लिए आप कुछ सस्पेंस चले। मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह जो उनके दीवाने हैं, उनके देखने वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर दे देता हूँ। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि दिसंबर और कमिंग जनवरी तक आ जाएगा सीजन 5। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी, मुझे जितनी इस मनी हाइस्ट से चिढ़ थी, अरसलान को उतना ही ये पसंद था, और अरसलान ने उतनी ही जोशो खरोश और शौक़ से वो देखा है प्रोग्राम पूरा। चलिए जी, अपने आज के सिलसिले का यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सिलसिला आपको पसंद आया होगा। आपके भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके आप जवाबात अरसलान से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल भेजें, या आप हमें फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके उन सवालात का जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे नाम के साथ जाके एक 1-on-1 इंटरव्यू करें या एक लाइव सेशन करें, तो हम वो भी करेंगे। आप बस हमें ये बता दें आप किसको अब ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।